हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं दिल्ली से रुशील बत्रा जी, जिन्होंने क्लैट 2021 में ऑल इंडिया रैंक 47 हासिल की है और एलिट 2021 में ऑल इंडिया रैंक 65 हासिल की है एंड करंटली ही इज परस्यूइंग हिज लॉ फ्रॉम NLU बैंगलोर। स्वागत करती हूँ रुशील आपका स्टडी IQ पर और आपको ढेर सारी बधाई। Thank you so much. Rushil, after your success in different law entrance examination, आप अभी NLU Bangalore से law pursue कर रहे हैं। NLU Bangalore is considered to be the destination. It's considered to be heaven for people preparing for law. So how do you feel finally? मैम लगता तो बहुत अच्छा है बिकॉज ऑब्वियसली जब प्रिपरेशन शुरू किया था तब भी दिस इज द प्लेस जहाँ सबको जाना होता है। NLU बैंगलोर का नाम इट्स अ ब्रांड इन इटसेल्फ, सो इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आप जब कॉलेज जाते हैं तो अभी भी सारे NLUs में खाली हमारा ही कॉलेज था जो खुला था, तो उधर जाके भी आप लोगों से मिलते हो, आपको रियलाइज होता है कि आपके आसपास के लोगों के आइडियाज, लोगों के थिंकिंग, लोगों की नॉलेज इतनी अच्छी है कि आपको खुद मोटिवेशन मिलता है कि हमको भी आगे पढ़ना चाहिए, आगे काम करना चाहिए। बेशक, और जैसे रुशील ने बताया कि हमेशा से उनका भी ड्रीम कॉलेज था और बहुत सारे जितने भी लॉ करने की एस्पिरेशन रखते हैं उनका भी डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन वो NLU बैंगलोर ही सोचते हैं। रुशील, थोड़ा सा मैं आपसे की जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी, थोड़ा सा अगर आप अपना बैकग्राउंड बता सके। राइट, तो मेरी पूरी स्कूलिंग संस्कृति स्कूल से हुई है जो दिल्ली में ही है। एंड तो मैं कभी अपनी स्कूल लाइफ में टॉपर नहीं था। मेरी पूरी मिडिल स्कूल लाइफ मेरे को आई डोंट रिमेम्बर कभी भी B+ ग्रेड से ऊपर अगर आया हो, तो कभी गलती से A आ गया होगा शायद। एंड मैं कभी अपने बैच स्कूल या बैच तो छोड़िए, अपनी क्लास में ही टॉपर नहीं था। मैंने एक्चुअली पढ़ाई सीरियसली लेना 10th से शुरू किया था। 10th के बोर्ड के टाइम से थोड़ा सीरियसली पढ़ना शुरू किया था। एंड लॉ के लिए पर्टिकुलरली मैंने 11th मिड से प्रेपरेशन चालू करी थी एंड सीरियसली चालू करी थी। उससे पहले सुना था, कुछ कुछ पढ़ा था इधर उधर, तो उधर से शुरू किया था। बट अगर आप क्लैट का पूछें या फिर एलिट का पूछें तो खाली 1 साल ही है जो मैंने एक्चुअली जिसमें काम किया है, मेहनत करी है, वो है 12th ग्रेड वाला साल। हम प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है हम डिटेल में जानेंगे, क्योंकि जब भी स्टूडेंट्स स्कूल में होते हैं बहुत कंफ्यूजन रहता है अपने करियर को लेकर, करियर चॉइसेस को लेकर। तो हम रुशील से जानेंगे अगर आप लॉ करना चाह रहे हैं तो प्रॉपरली 1 साल में किस तरीके से समय को यूटिलाइज करना है। लेकिन सबसे पहले रुशील मैं जानना चाहती हूँ, जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, चाहे क्लैट हो गया ना एलिट हो गया, तो लोगों को लगता है कि once you are a very bright mind, अगर आप टॉपर हैं तभी आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। तो इस धारणा को कैसे छोड़ के सिर्फ एग्जामिनेशन को कॉन्सेंट्रेट करना है। हाँ, ये राइट, दिस इज वेरी ट्रू बिकॉज ये मैं भी यही सोचता था जब मैं अपने 12th स्टैंडर्ड में था कि ये प्रोबेबली, अगर जैसे हमारे क्लैट में यूजुअली एवरीबडी इज एमिंग फॉर टॉप 3 या टॉप 5, उसके बाद यू कैन कंपेयर इट टू प्राइवेट कॉलेजेस। सो इवन मेरे को भी यही लगता था कि टॉप 2 या NLS खासकर, NLS-IU खासकर, इज ओनली फॉर दोज पीपल हु हैव बीन टॉपिंग ऑल देयर लाइव्स। बट ये मुझे अब रियलाइज हो गया कि ऐसा नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कर सकते हैं। एंड उसका एग्जाम्पल आप मुझे ही ले लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया, मैंने कभी स्कूल में तो टॉप किया ही नहीं, बैच में भी नहीं, क्लास में भी नहीं। मेरे रादर 7th ग्रेड में मैं एक बार, मेरे 3 on 25 मार्क्स आए थे एक सब्जेक्ट में। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर किसी और के भी आए हों तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कर नहीं सकते, इसका खाली ये मतलब है कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। रुशील, जैसे आपने बताया कि 11th मिड तक आप थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि क्या आपको लॉ ही एक्चुअली करना है, तो स्पेसिफिकली लॉ के लिए रुझान कैसे आया। हाँ, 11th ग्रेड में मैंने, आई वाज नेवर एन एविड रीडर। मैं कभी किताबें ज्यादा पढ़ता नहीं था। मतलब मैं अपना अलग ही गेम्स खेलता था या फिर नेटफ्लिक्स सीरीज देखता रहता था। So I ordered a book by chance. So it was, I think, it was very random. कि I thought चलो कोई book पढ़ते हैं for some change. So then I had ordered The Courtroom Genius, which is a biography of Nani Palkhiwala, who is one of the greatest lawyers India has ever seen. And after reading that book, I realized that the way things work in court, the way Mr. Palkhiwala argued cases, so that was something that really interested me. And I realized this is something that I can actually do. When I say actually do, I mean ये ऐसी चीज है जो मैं खुश रहे कि प्रोबेबली अपनी काफी लाइफ में ये कर सकता हूँ, क्योंकि इतना इंटरेस्ट था, इतना फैसिनेशन था। बिकॉज ये लॉ एक ऐसी चीज है जो अगर आपको रियलाइज नहीं होता फिर भी हमारे आसपास हर जगह है। जब आप
एक स्कूटी पे विदाउट हेलमेट चलाते हैं, वहां से लेके लेट्स से आपका वीजा कैंसिल हो रहा है, हर जगह इंटरप्ले ऑफ लीगल फोर्सेस चल रहे हैं। सो दिस वाज वन रीजन। उसके अलावा मेरा भाई भी लॉ कर रहा है, तो वो जब आता था अपने अपनी इंटर्नशिप से वो मेंशन करता था कि उसने आज ये सुना, उसने आज ये किया। सो इवन दैट गॉट मी इंटरेस्टेड कि दिस इज समथिंग आई वुड लव टू डू। तो इसीलिए मैंने लॉ चूज किया। तो रुशील, कोर्ट रूम जीनियस पढ़ के आपको मोटिवेशन आया कि आप भी लॉ कर सकते हैं, आई एम श्योर कि आप भी बहुत ही जीनियस लॉयर बनेंगे। अब हम प्रिपरेशन के बारे में हम बात करते हैं। करीब 1.5 साल का समय था जब आपने सोचा कि इस एग्जामिनेशन की तैयारी करना है। तो मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से जानना चाहूंगी कि अगर 1.5 साल किसी के पास है, 1.5 या 1 साल है, तो कैसे अपने आप को प्रॉपरली स्ट्रैटेजी बनाना है इस एग्जामिनेशन को समझते हुए। राइट। सो 11th ग्रेड मिड में जब मेरे को रियलाइज हुआ कि मुझे लॉ करना है, तो नेचुरली हमने गूगल पे सर्च किया कि कैसे कैसे होता है, कौन सा एग्जाम देना होता है, कौन सा कॉलेज बेस्ट है। बिकॉज तब तक ज़्यादा कुछ मतलब मेरे भाई ने भी दिए थे, तो थोड़ा बहुत आइडिया था कि हाँ क्लैट होता है, एलेट होता है, बट ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज थी नहीं। सो इसलिए हम लोग देन 11th मिड में मैंने एक 2 ईयर की कोचिंग ज्वाइन करी थी, जिसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे इंटरव्यू में। तो उधर से आई वाज एक्सपोज टू अ ग्रुप ऑफ पीपल थोड़ा बहुत। तो इस एग्जाम में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं: इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लीगल रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज, दैट इज करंट अफेयर्स। सो ये पता लगा जाके, क्योंकि वो आपको ब्रीफ करते हैं कि इतने इतने सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे ऐसे पढ़ना होता है। तो वहां से शुरुआत हुई थी, बट मैंने सीरियसली प्रिपरेशन 12th में ही आके शुरू करी थी, जब मेरे 11th के एग्जाम्स हो गए थे एंड उस टाइम जस्ट कोविड का लॉकडाउन लगा था, तो तब से शुरू करी थी प्रिपरेशन सीरियसली। रुशील, अभी आपने जैसे बताया कि 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं एक एक करके सभी 5 सब्जेक्ट्स पे बात करना चाहूंगी। शुरुआत हम इंग्लिश से कर सकते हैं। राइट। सो आई थिंक इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को आप एक साथ देख सकते हैं, बिकॉज ये जो नया पैटर्न क्लैट का अब है एज ऑफ टुडे, वो ऐसा है कि इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग दोनों बहुत ही सिमिलर है, बल्कि सेम ही आप मान सकते हैं। बिकॉज उसकी जो जो आपको कोट अनकोट टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाती हैं, वो ऑलमोस्ट सब चीज़ों की सेम ही है इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग में। सो उसके लिए ब्रॉडली मैंने देखा है कि लोग 2 चीज़ें करते हैं। एक तो हो गया कि आप कभी कहीं कोचिंग जा रहे हैं तो आप उसका मटेरियल यूज कर रहे हैं, या फिर आप कोई और बाहर से बुक लेके काम कर रहे हैं उसका, जैसे जीमैट आजकल बहुत ट्रेंड में है। या फिर दूसरा जो मैंने फॉलो किया था, सो मैंने इवन दो मैंने एनरोल किया था कोचिंग में, मैंने मटेरियल कोई ज्यादा किया नहीं था उनका सॉल्व। सो आई टुक अ डिफरेंट अप्रोच, बिकॉज मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं दिन भर बैठ के वो एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकता, मेरे को बोरिंग लगता है वो, और मैंने सोचा था कि मैं करूंगा भी नहीं, बिकॉज इतनी तो मेरे में ना बैठने की क्षमता थी, ना इंटरेस्ट था कि मैं एमसीक्यू सॉल्व करता रहूं पूरा दिन। सो मैंने उसकी जगह न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया था। सो आई थिंक अगर जैसे मुझे एक चीज बतानी हो जो भी इंटरव्यू देखेगा, वो है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। ये मेरे लिए काम किया था, आपके लिए भी शायद करे, वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। बट मेरे लिए न्यूज़पेपर पढ़ना वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट आई हैव डन फॉर क्लैट एंड फॉर इन जनरल ऑल्सो। सो वंस यू डेवलप अ हैबिट, तो वो जाती नहीं है। तो मैं अभी भी हर दिन, मेरा दिन शुरू ही न्यूज़पेपर से होता है। सो न्यूज़पेपर क्यों? जैसे इंग्लिश और लॉजिकल पे अगर हम वापस आए, तो उसमें अब सारे क्वेश्चन पैसेज बेस्ड होते हैं। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द ऑथर इज सेइंग, व्हाट द ब्रॉड थीम इज, और एंटोनिम्स सिनोनिम्स कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। सो ये सब चीज आपको एक ही चीज से आ सकती है, वो है रीड कर करके। यानी कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपको कोई बोले कि बस 10 दिन में मैं कर लूं, तो ऐसे ऐसे कोई भी अगर आपको बोल रहा है तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, बिकॉज आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एंड न्यूज़पेपर से फायदा ये भी होता है बिकॉज आपको हर वेराइटी के आर्टिकल्स मिलते हैं, रेंजिंग फ्रॉम पॉलिटिकल हैपनिंग्स टू लीगल अपडेट्स। जैसे हिंदू की, आई नो संडे को मैगजीन आती है, दैट हैज कल्चरल अपडेट्स आल्सो, दैट हैज बुक रिव्यूज आल्सो। तो देयर आर इवन फील्ड जो आपको पसंद नहीं है। फॉर एग्जांपल, मेरे को फिक्शन पढ़ने में ज्यादा मजा नहीं आता, बट मैं सोच के बैठता था कि संडे को हिंदू का जो आएगी मैगजीन, वो मुझे पढ़नी ही पढ़नी, चाहे मुझे मजा आए चाहे मुझे ना आए। बिकॉज एग्जाम में कौन सा पैसेज आ रहा है वो मैं तो डिसाइड कर नहीं रहा, वो एग्जामिनर डिसाइड कर रहा है। तो फॉर दैट मेरे को रेडी रहना है, चाहे वो फिक्शन का पैसेज हो, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स का पैसेज हो, चाहे वो लीगल पैसेज हो। तो आपको रेडी रहना पड़ता है, चाहे कुछ भी पैसेज आए, कि बैठ के पढ़ना है। ये अगले एग्जाम के 2 घंटे आपको, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये पढ़ने का मन नहीं है। जैसे ये मेरे साथ एक्चुअली होता था कि कभी कभी मैं मॉक टेस्ट देता था और मेरे को लगता था कि यार ये मुझे इंटरेस्टिंग ही नहीं लग रहा, तो मैं क्यों पढ़ूं। सो जस्ट सिटिंग एट वन प्लेस विद द न्यूज़पेपर हेल्प्स यू विद 2 थिंग्स। वन, कॉन्सेंट्रेशन, कि आपको 1-2 घंटा बैठने को मिलता है। अगर आप ढंग से 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो एटलीस्ट बिगिनिंग में तो आपको 2 घंटे लग ही जाएंगे पढ़ने में, अगर आप एक्चुअली अच्छे से पढ़ रहे हैं।
एंड सेकेंड इज यू गेट यूज टू अ लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ टॉपिक्स. तो ऐसा, और आप ये भी सोचिए कि एंड में एग्जामिनर भी न्यूज़पेपर ही पढ़ता है, तो उसके दिमाग में भी टॉपिक्स वहीं से आते हैं. सो ये दो चीजें मेरे को, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग हम एक साथ क्लब कर सकते हैं. जो मैंने कोई बुक सॉल्व नहीं करी थी, मैंने खाली न्यूज़पेपर्स एवरी डे पढ़े थे. रुशील ने न्यूज़पेपर की क्या इंपॉर्टेंस है उसको तो समझाया. अब इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की हमने बात कर ली, अब हम आगे चलते और बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की. राइट. सो मेरे पास 11th और 12th में कॉमर्स थी विद मैथ्स, बट मेरा मैथ्स ऑनेस्टली कभी अच्छा था नहीं और अभी भी नहीं है. मतलब मेरा काफ़ी मैथ्स में हालत टाइट ही रहती थी एग्जाम से पहले भी. एंड एज आई सेड, मैं कभी ऐसा भी नहीं था कि मैं अच्छे मेरे मार्क्स वार्क्स आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस भी मैथ्स से मेरे पास नहीं था. एंड ये चीज़ मैंने बहुत जल्दी रियलाइज कर ली थी. सो इवन इन 12th मिडिल व्हेन देयर वर 5-6 months left for CLAT, आई हैड रियलाइज्ड कि मैथ्स में आउट ऑफ यूजुअली 15 to 17 मार्क्स इज फॉर मैथमेटिक्स. तो मेरे को रियलाइज हो गया था कि ये एक ऐसी चीज है जो प्रोबेबली मेरे इसमें मैक्स टू मैक्स 7-8 नंबर आते थे मॉक टेस्ट में भी, उसके ऊपर जाते ही नहीं थे. विच आई हैड एक्सेप्टेड बिकॉज आई हैड रियलाइज कि हर सब्जेक्ट में हर तो चीज हम अच्छे नहीं हो सकते. तो मेरा ये रहता था कि मैथ्स के लिए मैं एंड में 10 to 15 मिनट छोड़ देता था. उसमें मेरे से जितना हो पाएगा मैंने सोचा था मैं उतना कर लूंगा. तो मैंने मैथ्स में इतना ज्यादा टाइम नहीं दिया था. हालांकि अगर किसी का मैथ्स अच्छा है, अगर उनके पास एप्टीट्यूड है और उन्हें मजा आता है, तो आई वुड से आप प्लीज ध्यान दीजिए, बिकॉज मैथ्स इज इजी मार्क्स टू द एक्सटेंट ऑफ, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल रेशियो प्रपोर्शन का अगर टॉपिक है, उसमें कुछ कुछ ट्रिक्स होती हैं, अगर आपको वो पता हो तो आपके क्वेश्चन 1-1 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे. और ये ट्रिक्स यूट्यूब पे आपको कहीं भी मिल जाएंगी. इवन स्टडी IQ पे भी मेरे को याद है, मैंने बहुत वीडियोस देखे थे मैथ्स के लिए. सो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, बट मैंने उसका कॉम्पेंसेशन और सेक्शन में ध्यान देके किया था. तो मैथ्स के लिए आई वुड जस्ट से कि आप प्रैक्टिस करिए, और अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप यूट्यूब पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं. अगर आप खाली टॉपिक का नाम भी टाइप करेंगे, जैसे अगर मैंने टाइप किया रेशियो एंड प्रोपोर्शंस फॉर क्लैट या रेशियो एंड प्रोपोर्शंस फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस अवेलेबल फॉर यू. सो मटेरियल्स की तो कभी कमी होगी नहीं, प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी. मैंने नहीं करी थी और मैं उसको रिग्रेट भी करता हूँ थोड़ा सा. प्रैक्टिस आपको करनी है, एंड प्रैक्टिस इज ओनली द ऑप्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए. अब हम जो दूसरा सेक्शन है जो है लीगल एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, उसकी बात करते हैं. हाँ. सो करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज पे अगर आए तो ये थोड़ा मेरा जवाब लंबा होगा, बिकॉज इस सेक्शन में मैंने एक्चुअली सबसे ज्यादा मेहनत इसी पे करी थी. सो एज आई सेड, न्यूज़पेपर्स पढ़ने से आपका खाली इंग्लिश लॉजिक नहीं होगा, आपका करंट अफेयर्स ऑटोमेटिकली होता रहेगा. सो इट्स द मोस्ट कन्वीनियंट थिंग विच इज अवेलेबल फॉर यू. सो करंट अफेयर्स के लिए पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एट दिस पॉइंट व्हाट द कंसोर्शियम क्लेम्स, जो वो एटलीस्ट कहते हैं ऑफिशियली, वो है कि करंट अफेयर्स देंगे और स्ट्रैटेजी के कम से कम देंगे या बिल्कुल ही नहीं देंगे. बट ये हमने देख लिया है कि आप कहती हैं एक बात होती है और करनी दूसरी. तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्ट्रैटेजी के भी आती है, तो आप उसको टोटली पहले तो डिस्कार्ड नहीं कर सकते. देन करंट अफेयर्स के लिए 2-3 चीजें मैंने करी थी जो मेरी एक्चुअली बहुत हेल्पफुल साबित हुई थी. मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स सेक्शन में करंट अफेयर्स में ही आए थे. एंड ऑनेस्टली इफ इट वाज नॉट फॉर करंट अफेयर्स देन प्रोबेबली मेरा अच्छी रैंक आती भी नहीं, बिकॉज एज आई सेड मेरे को पता था मेरा मैथ्स तो गंदा होगा, तो आई हैड टू कॉम्पेंसेट विद करंट अफेयर्स. So 2-3 things. One was I read the newspaper religiously. So every day without fail, irrespective of what day it is, if it's a Diwali, birthday, I didn't care. I had to read the newspaper. And that's a habit I still have till today, which I'm very proud of. Then second is, so I had this friend group, which I had found from Telegram. So there was a person called Manhar. So he has actually replied to a small doubt that I had. एंड वहां से मेरी मनहर से बात होनी शुरू हुई थी. एंड मनहर इंट्रोड्यूस मी टू अरीब, एंड देन आई फर्दर गॉट इंट्रोड्यूस टू श्रुति. सो दीज 3 वर एक्चुअली माई फ्रेंड्स एंड वी प्रिपेयर्ड टुगेदर फॉर करंट अफेयर्स. नाउ ऑल 4 of us are in NLU Bangalore itself. The Manhar got all India rank 1 also. So it was a lot of it was a very fun journey, because when you do stuff together with people then आपको काम लगता ही नहीं है. तो हमारी एक्चुअली दोस्ती हो गई थी. तो ये ऑनलाइन ही हम लोग मिले थे और ऑनलाइन ही हमारी दोस्ती हुई थी. सो हम लोग ये करते थे कि एवरी डे 9 to 11 PM हम सब लोग कोई टॉपिक डिस्कस करते थे करंट अफेयर्स का. वरना ऑब्वियसली अगर आप अकेले करेंगे तो आपको बोरिंग लगेगा. तो हम यही करते थे कि न्यूज़पेपर से जो बहुत बड़ी बड़ी टॉपिक्स होते हैं, जैसे मान लीजिए उस टाइम मंडल कमीशन बहुत न्यूज़ में थी, फिर उस टाइम G20 बहुत न्यूज़ में था हमारे एग्जाम के टाइम, या फिर वो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स एक बहुत हॉट टॉपिक था.
सो व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज हम तीनों एक एक टॉपिक, मनहर, अरीब और मैं, हम तीनों एक एक टॉपिक डिसाइड कर लेते थे। जिसका मतलब है कि मान लो अगर मेरा टॉपिक ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स है, तो मैं उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस मैं प्रिपेयर करूंगा एंड देन वी विल डिस्कस अमंगस्ट आवरसेल्व्स। सो देन रेंजिंग फ्रॉम किसका इनिशिएटिव है, किस साल में आया, क्यों आया, रीजंस क्या थे, एंड ऑल ऑफ दिस इज widely available online. So there is never a lack of resources. And for this, I relied a lot on Study IQ as well, because the free videos available there on Study IQ also. That time I believe then Gaurav sir. So ये करंट अफेयर्स का तो ऑनेस्टली आपके पास इतना मटेरियल है कि आप करते जाइए, कभी कम होगा ही नहीं. सो वन वाज ये ग्रुप जो मेरा था, दूसरा न्यूज़पेपर था, और तीसरा मैंने मॉक्स दिए थे. एंड अगर आप खाली न्यूज़पेपर भी पढ़ लेंगे तो भी आपका 90% ऑफ करंट अफेयर्स तो ऐसे ही हो जाता है, लेकिन बस लोगों को आलस आता है पढ़ने में, वही प्रॉब्लम है. रुशील, आई एम वेरी ग्लैड टू नो कि कितना इम्पोर्टेंस होता है एक प्रोडक्टिव ग्रुप का होना, एंड आई एम कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि एक साथ आपने पढ़ाई की और एक साथ ही आप कॉलेज में भी हैं. So very glad to know about this. Rushil, how Study IQ has been part of your journey? हाँ, सो स्टडी IQ में मैंने एक्चुअली रैंडमली एक दिन एक करंट अफेयर्स का टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा था, जो बॉन्ड प्राइसेस और बॉन्ड यील्ड से रिलेटेड था, एंड वो बहुत बार न्यूज़पेपर में आ रखा था और मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा था. तो तब मैंने यूट्यूब पर जाकर टाइप किया था, एंड वहाँ मुझे अंकित अग्रवाल सर की वीडियो मिली थी. तो वहाँ से आई रियलाइज कि ऐसा भी कोई चैनल है स्टडी IQ करके. एंड स्टडी IQ की फ्री करंट जो वीडियोस होते हैं, जो बहुत फ्रीली अवेलेबल है, आपको कुछ पे भी नहीं करना उसके लिए, वो इतने ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और इतने ज्यादा एक्सेसिबल हैं कि आई थिंक कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, आपको मैं ऑनेस्टली यही करता था. कोई भी टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं टॉपिक का नाम टाइप करता था और मैं एंड में स्टडी IQ लगा देता था, बिकॉज उस पर वीडियो हमेशा ही होता था, क्योंकि कुछ नहीं छोड़ता स्टडी IQ. दे कवर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग, एवरीथिंग मेजर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिनेशन. और अच्छी बात ये भी है कि फॉर एन एग्जामिनेशन लाइक क्लैट, लोगों को लगता है कि आप थोड़ा बहुत जीके करके हो जाएगा, बट स्टडी IQ इज ब्रॉडली फॉर UPSC दैट द वीडियोस आर गिवन. वो आपको हेल्प भी इसलिए होती है बिकॉज वो इतना इन डेप्थ ले जाता है कि आपको खाली कर्सरी नॉलेज नहीं होती, आपको इशू के अंदर तक सब कुछ पता होता है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कौन इन्वॉल्व है, कब से हो रहा है, आगे शायद क्या हो सकता है. एंड स्टडी IQ का एक और चीज ये भी है कि उसकी मैथमेटिक्स वीडियोस एंड ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल फॉर टोटली फॉर फ्री. सो आई वुड एक्चुअली लाइक टू थैंक स्टडी IQ a lot because I have benefited a lot. मतलब मेरे डे का ये शेड्यूल में पार्ट था कि आई वुड यूज टू सिट विद माई लैपटॉप फॉर एटलीस्ट एन आवर लुकिंग एट करंट अफेयर्स वीडियो. सो अंकित अग्रवाल सर का मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं, क्या गौरव सर की मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं, एंड गेटिंग सच कंटेंट फॉर फ्री इज ऑनेस्टली समथिंग ब्रिलियंट, एंड आई कांट थैंक स्टडी IQ enough for that. Very glad to know, Rushil, कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके. Thank you so much for sharing your journey with us. हम सेशन के एंड में हैं, आप कुछ फाइनल टिप्स देना चाहेंगे सभी स्कूल स्टूडेंट्स को जो लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और उनका भी ड्रीम कॉलेज है NLU बैंगलोर? आई वुड जस्ट, हाँ, दो चीजें मैं बोलना चाहूंगा. पहला तो इस पूरे जर्नी में बहुत कभी कभी अप्स एंड डाउन आते हैं, कभी आपका मॉक स्कोर अच्छा नहीं होगा, कभी आपको लगेगा कि यार ये हम कर ही क्या रहे हैं, बिकॉज कभी आप मेहनत डालते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आता कभी कभी. सो उस टाइम आई थिंक लोगों ने ना इस प्रोसेस को बहुत सीरियस बना दिया है, सीरियस इन द सेंस कि ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ. सो मेरे साथ ये मुझे हमेशा पता था कि अगर मेरा कोई भी NLU नहीं भी निकला बाय चांस, बिकॉज क्लैट के उस एक दिन पे क्या हो किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि उस एक दिन पे आपका मूड कैसा हो, आप टाइम पे पहुंचे ना पहुंचे, पेपर कैसा हो, आपको एंग्जाइटी कितनी हो, ये सब चीजें एक तो आपको मॉक टेस्ट से ही पता चल सकती हैं. तो पहला, मॉक टेस्ट प्लीज जितने आप दे सकते हैं दीजिए. और एक मॉक टेस्ट सीरीज तो मैं मानता हूँ हर इंसान के पास होनी चाहिए जो एग्जाम दे रहा है, बिकॉज वो आपको एक आपको बताता है कि आप कहाँ पे हैं, क्योंकि आपको रैंक मिलती है, आपको परसेंटाइल मिलती है, एंड सो ऑन. एंड सेकेंड इज कि ये इस एग्जाम में आई थिंक ये वैसा एग्जाम नहीं है कि JEE और नीट की तरह आपको बस 10-10, 12-12 घंटे बैठ के पढ़ना है, या फिर जैसे UPSC के लिए भी जितना मेरे को पता है बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए भी आपको 8-10 आवर्स डेली निकालने पड़ते हैं, जितना मैंने सुना है. बट क्लैट, ALET या सिम्बायोसिस या ट्राइस, किसी भी लॉ कॉलेज एंड एग्जाम के लिए आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है, यानी सबसे अच्छी बात है. तो आप अपनी हॉबीज या फिर आप अपनी इंटरेस्ट को हमेशा साइड बाय साइड रख के चलिए, बिकॉज ऑनेस्टली वरना आपको मजा ही नहीं आएगा. तो मेरा भी यही था. सो आई यूज टू डू एवरीथिंग आई लाइक टू डू. आई यूज टू गो आउट अ लॉट. आई लव डूइंग फोटोग्राफी, तो मैं वो बहुत करता रहता था बीच बीच में. फिर जस्ट टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स फॉर आवर्स, some days not studying at all. So I think you just need to realize कि ये एग्जाम वैसा नहीं है कि आप अपने आप को कमरे में बंद कर लें, आप खुश रह के मजे करके भी एग्जाम आराम से निकाल सकते हैं. तो ये दो चीजें मैं जरूर बोलना चाहूंगा.
एंड आई एम श्योर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स आपने सभी को दिया है. And once again, thank you, Rushil, and we wish you good health and good luck always.